तो बच्चों हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर आ गए हैं, जिसमें आपको पता है कि हमें पढ़ना क्या है, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल 9.7। ओके, यानी मटेरियल जो है इलास्टिकली कैसे बिहेव करता है वो हम देखने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे। क्लियर दिख रहा है ना? ओके, तो बच्चों इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या है? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, इसमें हमें सबसे पहले इलास्टिक बिहेवियर देखना है। तो इलास्टिक बिहेवियर क्या है कि किसी बॉडी को आप कंप्रेस करते हो और कंप्रेस करने के बाद या एक्सपांड करते हो। कंप्रेशन भी हो सकता है और एक्सपांशन भी हो सकता है। दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी जो शेप चेंज कर देता है, हाँ, लेंथ चेंज कर देता है या वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो ऐसा हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब बॉडी डिफॉर्म होती है, और डिफॉर्म होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन और या शेप को रिटेन या रीगेन करती है। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर। अच्छा, तो अब हम क्या करने वाले, हम लोग इस इलास्टिक बिहेवियर को समझने वाले हैं कि प्रैक्टिकली ये कहां पे किस तरह से कैलकुलेट होता है और कैसे हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि पहले हम बात किसकी करते हैं इलास्टिक बिहेवियर में। पहले बात करते हैं हम लोग क्रेन्स की। हाँ, सबने देखा है। और एक सिंपल एग्जांपल दूं तो बच्चों, गणेश विसर्जन में जो गणेश जी की मूर्ति को क्रेन से उठा के ले जाया जाता है, कई जगह बोट में भी ले जाया जाता है, कई जगह क्रेन्स में भी ले जाया जाता है। तो जब ये क्रेन्स में ले जाते हैं तो क्रेन का जो वायर है वो किसी ने देखा है? मूर्ति देखी होगी ध्यान से, पर ध्यान से क्रेन का वायर देखा है किसी ने? तो क्रेन का वायर एक वायर नहीं होता है। एतेस्वी ने देखा है क्रेन का वायर एक वायर होता है या बहुत सारे वायर होते हैं? बहुत सारे होते हैं कि एक ही होता है? बहुत सारे होते हैं। एक एग्जांपल दूं तो आप अपने घर में मम्मी या अपनी बहन की चोटी देख सकते हो, या लड़कियां खुद की चोटी देख सकती हैं, और लड़के अपनी बहन या मम्मी की चोटी देख सकते हैं। उसका जो शेप होता है, उसको जैसे बनाया जाता है चोटी को, हाँ के ना, इस तरह से वायर्स होते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये 2-4 वायर मिला के या जितने भी हैं वायर को ऐसे क्यों घुमाया गया, एक सीधा पूरा वायर रखे तो क्या दिक्कत है? तो देखिए समझते हैं हम लोग किस तरह से। तो देखिए हम लोग मैं क्रेन ड्रॉ कर रहा हूं, ये ट्रक होता है और यहाँ पे मान लो एक क्रेन है। अब यहाँ पे ऐसे पुली होती है, फिर ये नीचे, ओके, और यहाँ पे हमें जो वेट दिया होता है वो वेट हमें इससे उठाना होता है। तो हम ये वायर की बात करते हैं। मान लो ये सॉफ्ट स्टील का वायर, और उसका यानी जो स्ट्रेस है वो 300 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू मीटर -2 होता है। कितना होता है? 600 या 300? तो 300। ओके, होस्ट मैं लगता हूं आज, है ना? अच्छा, ये मीत पटेल और मानसी बारिया लेट क्यों आए बच्चों? सर आप भी तो लेट आए हो। आज हम भी तो लेट आए 10 मिनट। अच्छा ठीक है, कुछ काम वाम होगा। 300 इंटू 10⁶, ओके। और ये जो वेट हमें उठाना है ये मान लो 10 टन है, 10 टन है, यानी 10⁴ न्यूटन। इतना इसका मान लो, सपोज कर लो
10⁴ kg भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी मानो आप, यानी 10⁴ kg मानना है तो kg मान के फिर इसको आप यानी उसमें करो कन्वर्ट। अगर इसका मास आप मान रहे हो 10⁴ किलो, तो यू विल गेट हियर 10⁵ न्यूटन। यस और नो? क्योंकि वेट कितना होता है मेरे बच्चों? mg। वेट कितना होता है? mg। m अगर 10⁴ लिया है, हाँ यहाँ पे मान लो m लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁴ kg अगर आपको उठाना है तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस वायर। रेडियस कितना रखना पड़ेगा, कितना मोटा वायर रखना चाहिए जिससे इतनी स्ट्रेस वाला वायर इतने वेट को आराम से उठा पाए। तो हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है। चलो कौन बोलेगा, चलो कौन बोलेगा, माइक ऑन करके बोलो फटाफट। स्ट्रेस इज इक्वल टू, फास्ट बच्चा फास्ट। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी। स्ट्रेस इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है? मैसेज करो या लिखो या बोलो, चलो जल्दी जल्दी, लाइव क्लास चल रहा है तो मैसेज करो। यस, देव का मैसेज आ गया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा बच्चों यहाँ पे? mg, जो यहाँ पे लगेगा वही इसमें फोर्स लगेगा। एरिया बच्चों क्या होगा? πr²। तो आप r² निकाल लोगे, mg अपॉन पाई इंटू सिग्मा। तो भाई m कितना है? तो 10⁴ सर। g कितना होता है? 10 बाई पाई कितना? 3.14 गुना सिग्मा कितना है? तो 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ पे आप r फाइंड करो। चलो कैलसी लगाओ, यूज कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप r फाइंड करो, कितना आता है आपका? कितना आता है बताइए? r फाइंड कीजिए, कितना r आता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली वो हमें 3 सेंटीमीटर बता रहे हैं। टेक्स्ट बुक का सिंपल एग्जांपल है, 3 सेंटीमीटर बता रहे हैं। आर कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। आके ना, सही है, आंसर आ रहा है 3 इंटू 10⁻² मीटर, ऐसा कुछ आ रहा होगा। आके ना, ये r² है। यस, उसका रूट निकाल ले। यस, सबका जवाब आ रहा है, आंसर आ रहा है सही, 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल बढ़िया है, जवाब लेके आ गए 3 सेंटीमीटर। अब यानी आप 3 सेंटीमीटर देखो तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी इतना मोटा एक ही मटेरियल का वायर अगर हो, इतना मटेरियल का एक ही वायर हो, तो क्या उसकी क्षमता इतनी होती है कि वो, हाँ बोलो, हाँ नहीं, इतना मोटा वायर हो और नीचे आप लगा रहे हो कितना किलो? 10⁵ न्यूटन। इतना वेट लगा है, वेट फोर्स इतना हो जाएगा 10⁵ न्यूटन। ओ बाप, इतना है। तो इतना मोटा जो ये रॉड हो गया, ये तो बच्चों सॉलिड हो गया, एक टाइप का सॉलिड हो गया। और कहीं पे छोटा सा क्रैक आ गया ना, छोटा सा, तो वो क्रैक कंटिन्यू होके फॉल डाउन हो जाएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, एक से ज्यादा वायर ले लो और इस तरह से आके ना बना दो, और जो फाइनल रेडियस है वो जरूरी है। अच्छा, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, मैंने तो इसको यानी 3 सेंटीमीटर रेडियस, ओके सॉरी भाई, 3 सेंटीमीटर रेडियस यानी डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया, जो बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। 6 सेंटीमीटर डायमीटर, वो हो। चलो ठीक, बढ़िया ना, समझ में आया कि नहीं बच्चों? बोलो यस और नो, क्लियर कि नहीं? हाँ,
यानी इससे आपको पता चला कि अब क्यों चोटी बनाई जाती है। चोटी बनाने से मजबूती बढ़ जाती है। आजकल हम लोग अलग अलग डिजाइन की चोटी देखते हैं, पर वो भी बढ़िया है, सारी बढ़िया है, पर चोटी बनाने का रीजन क्या है कि मजबूती बढ़ जाती है। अगर खुले रखो और ऐसे बाल, यानी लड़कियों की बात करें, ऐसे बाल कोई खींचे, हाँ, यानी आपका भाई आपसे मस्ती कर रहा है और आपके बाल खींच रहा है, तो अगर चोटी है तो टूटने की संभावना कम हो जाएगी। अगर खुले हैं तो जल्दी टूट जाएंगे। दिस इज द लॉजिक। आके ना समझ सकते हो बिल्कुल। तो ये चोटी की जगह हम लोग क्रेन मान रहे हैं, और क्रेन का वायर अगर एक ही हुआ तो सॉलिड बन जाएगा और वो टूट जाएगा, इसीलिए उसको गूंथा जाता है। गूंथा ऐसा बोलते हैं ना, चोटी बनाते हैं इसको, गूंथा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग सेकंड बात करेंगे। हो गया? डन? यस। ओके, सेकेंड पॉइंट है बच्चों, सेकेंड इलास्टिक बिहेवियर कहां आता है। तो आपने गांव में कहीं गए हो, कहां पे? गांव पे कहीं गए हो, गांव के अंदर कहीं देखा होगा। अच्छा, गांव के अंदर नहीं गए तो भी क्या है, जो आपका वो होता है ना बोर्ड, जिसको आप पाटिया पाटिया करते हो, वो पाटिया आपने देखा है? मेरे पास है यहाँ पे। राइटिंग पैड जो है, देखा है? हाँ, इसको देखो, प्लास्टिक का है। यस, ये जो प्लास्टिक का है, इसके बारे में देखना है आपको। साइड में से देखोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे यानी कर्व्ड हो जाता है। ऐसा आप जब लिखते हो तो ऐसा हो जाता है ना, ये देखो। हाँ, ये जो हुआ है, दिस इज कॉल्ड बैंडिंग। यस और नो? ठीक है। हाँ, अब रियलिटी में ऐसा कहाँ होता है, ये देखिए। तो रियलिटी में सेकंड बात कर लेते हैं हम लोग ब्रिज की। यानी ब्रिज जब बनता है तब उसमें ऐसा देखने को आपको मिल सकता है, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और मैकेनिक्स में जो है, हम ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ रहे हैं, सॉरी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वो पढ़ने का रीजन ये है कि जो सिविल इंजीनियरिंग होती है उसमें ये ध्यान दिया जाता है। देखो कैसे, मान लो ये ब्रिज के अंदर लगाने के लिए तैयार किया गया स्लैब है, ठीक है? ये एक स्लैब है जिसकी लेंथ बच्चों L है और जिसका वेट W है। ओके, ये मान लो D है और ये ब्रेड हाइट D ले ली है और ब्रेड्थ B ले ली, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ही बनता है ना, याद करो, स्लैब ऐसे ही बनता होगा ना। मान लो कि आप यानी किसी रिवर के ऊपर से जा रहे हो जहां पे ब्रिज है, तो ब्रिज का स्लैब ऐसा ही होगा ना। लेंथ होगी उसकी, सॉरी, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, वो हाइट होगी कुछ ना कुछ, तो उसका वेट होता है। अब देखो, समझो, ये इसमें अपने ही वेट के कारण, अपने खुद के ही वेट के कारण, मान लो ये बैंड हो गया। किसके कारण? अपने खुद के ही वेट के कारण। आप सोचोगे क्या सर ऐसा हो सकता है? हाँ, तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ये घर पे कर सकते हो। यानी आप सोफे पे सपोर्ट लेके दो हाथ से सामने टेबल रखो और उस पे दोनों पैर रख दो और बीच में जगह है, तो आपका शेप ऐसा रहेगा या ऐसा हो जाएगा? हाँ के ना? जो पतला होगा उसका ऐसा रह जाएगा और जो बच्चा मोटा होगा उसका ऐसा हो जाएगा। एग्री और नॉट? सोचो, दो हाथ ऐसे, वो एक्सरसाइज करते हैं ना, दो हाथ ऐसे और फिर पैर सामने, हाँ, दो टेबल, एक टेबल है उस पर पैर रख दिए और वो अपने ऐसे एक्सरसाइज करते हैं ना। तो जो पतला बच्चा होगा, हाँ, जो पतला बच्चा होगा वो ज्यादा बैंड नहीं होगा, पर जो मोटा होगा वो ज्यादा बैंड हो जाएगा ड्यू टू इट्स ओन वेट। और ऐसा कहाँ देखा हमने? एक और जगह बताता हूं आपको।
ये गांव के अंदर चाय की लारी होती है, पता है, छोटी सी लारी होती है, उसके पास यानी लकड़े के ऐसे पट्टे लगाए होते हैं, उसको आप देखोगे तो उसका शेप भी ऐसा हो चुका होगा, पर वो उसके ओन वेट के कारण कम, बैठने के कारण ज्यादा होता है। तो दिस बेंडिंग इज पॉसिबल ड्यू टू ओन वेट इन पुल्स। रिवर के ऊपर जो पुल ब्रिज बनाए जाते हैं उसमें ऐसा हो सकता है क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। तो ये यहां था पहले, अब यहां पे बेंड होके, तो इतना, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग। क्या बच्चों एग्री हो? हाँ, वेट लिफ्टिंग में, यस, विघ्नेश शर्मा, विघ्नेश कह रहा है वेट लिफ्टिंग में ऐसा होता है, यस, वो ऐसे ऐसे हाथ हो जाता है ना। और आपने छिछोरे मूवी देखी हो, उसमें भी वो आता है ना 42 kg वाला ऐसे, अगर देखी हो तो उसमें भी आता है। तो बेंडिंग, इसको बेंडिंग बोलते हैं। अच्छा, बेंडिंग का एक इक्वेशन, यानी बेंडिंग को डिनोट ऐसे करते हैं, बेंडिंग को डिनोट ऐसे करते हैं भाई, डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल्स टू, हाँ, डेल्टा इज इक्वल्स टू, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होगा, WL क्यूब BD क्यूब इंटू 4y, हाँ के ना? क्या सेम इक्वेशन है? चेक करो, कुछ गलती तो नहीं है मेरी। क्या सेम इक्वेशन है? चेक करो बच्चों। अभी श्रेया का मैसेज था, मैं देख नहीं पाया, पर ठीक है, अब दिखेगा मुझे। मैसेज करो, यस करेक्ट है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, अंदर एनसीईआरटी आप देख लो, उसमें कहीं पे कोई प्रूफ दिया नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। तो याद रखने का तरीका बता देते बच्चों, देखो, WL यानी वेलकम, लिख लेना सब लोग, लिख लेना सब लोग, बेंडिंग डेल्टा इज इक्वल्स टू वेलकम 3 टाइम्स, आओ तो वेलकम 3 टाइम्स, आओ तो वेलकम 3 टाइम्स, यस और नो? आओ तो वेलकम 3 टाइम्स, जाओ तो भीड़ कम 3 टाइम्स, ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू। समझ में आया? हाँ के ना? शॉर्टकट लिखा सबने? ये याद रखने के लिए बनाया गया बच्चों, आपको बिल्कुल याद रह जाएगा। ये रह गया कि नहीं रह गया? अभी रह गया होगा। वेलकम 3 बार, आओ तो वेलकम 3 बार, जाओ तो भीड़ कम 3 बार, ओनली फॉर यू। क्या बच्चों याद रहा? हाँ के ना? यस और नो? बिल्कुल क्लियर? रुको, कैमरा थोड़ा हिल गया बच्चों। ओके, तो बच्चों याद रहा ना? यस, बिल्कुल। इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दे, बढ़िया से इसको याद रख लीजिए। कहीं पे, हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं होता है, पर आ गया तो आपको आना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग। अच्छा, क्या बीम का बेंडिंग होना अच्छी बात है? नहीं। हाँ, ये जो बीम बनाया हमने, क्या इस बीम का बेंड होना अच्छी बात है? नहीं। ये जो बीम है, ये बीम बेंड नहीं होना चाहिए, बीम बेंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो बीम बेंड नहीं होना चाहिए, तो क्या किया जाएगा? इफ यू वांट टू डिक्रीज द बेंडिंग, हाँ, डिक्रीज करना है बेंडिंग को, तो हमारे पास 2, 4, 5 बहुत सारे ऑप्शन है। पहले ये 2 ऑप्शन है, क्या ये सही है? जितनी लेंथ आपको चाहिए वो तो रखनी पड़ेगी, यस और नो? जितनी बच्चों आपको ब्रिज की लेंथ बनानी है, यस, सबको समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल सही बात कर रहे हो, जितनी लेंथ चाहिए उतनी तो रखनी पड़ेगी। अच्छा, उस लेंथ के हिसाब से जो वेट बनेगा वो भी होगा, तो ये भी दोनों आप छेड़ नहीं सकते, इसको रहने दो।
वाई यंग मॉड्यूलस, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसका यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट होता है। तो ये तीन नहीं छेड़ सकते हम लोग, बीडी को चेंज कर सकते हैं। हाँ के ना, यानी मान लो 4 लेन की जगह 2 लेन कर दिया तो बी चेंज हो गया। अब डी की बात करो, डी की जगह भाई इतना करना था, इतना कर दिया, डी कम हो गया। यस और यानी डी और बी दोनों को चेंज कर सकते हो, पर बेंडिंग घटाने के लिए आपको बी बढ़ाना है या तो डी बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? बी बढ़ाना है या तो डी बढ़ाना है। अब बी बढ़ा बढ़ा के कितना बढ़ाओगे? जितना आप बी बढ़ाओगे, मान लो 2 लेन से आपने 4 लेन कर दिया तो उतना खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो यानी बी आप फिक्स अगर बढ़ाना, चलो बढ़ा देते हैं, फिर भी देखो डी बढ़ाने से या बी बढ़ाने से, कौन सा बढ़ाने से डेल्टा यानी बेंडिंग ज्यादा कम होती है? बताओ, मैसेज करो, कौन सा बढ़ाना चाहिए? किसी एक को बढ़ाना है, दोनों भी बढ़ा सकते हो, पर किसी एक को आपको बढ़ाना है तो क्या? देव, मैसेज कर देव। डी, यस, मुस्तफा एंड देव दोनों का आंसर है डी। कुणाल का भी, मीत का भी, वेरी गुड, सब लोग बढ़िया आंसर दे रहे हो, सही आंसर दे रहे हो। यस, वीर का भी सही आंसर है। वी हैव टू इंक्रीज डी। डी इंक्रीज करेंगे तो उसका क्यूब हो जाएगा और बेंडिंग बहुत ज्यादा घट जाएगी। यस, ओके। अच्छा, तो हमने डिसाइड कर लिया कि डी को बढ़ाएंगे। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन में हमने डी को इंक्रीज कर दिया। हमने क्या किया? डी को इंक्रीज कर दिया। पर आपने एक बात नोट की होगी कि जो लंबे लंबे झाड़ होते हैं, लंबे लंबे झाड़ होते हैं, क्या वो सीधे होते हैं या मुड़े हुए होते हैं? मुड़े हुए होते हैं। हाँ के ना? अब वो मुड़ना है, जो मुड़ना है, यस, उस प्रॉब्लम, ये भी एक प्रॉब्लम है, ऐसे मुड़ जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं बकलिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? बकरी इफेक्ट नहीं बकलिंग इफेक्ट। क्या नाम है बच्चों? बकलिंग इफेक्ट। यानी आपने बेंडिंग घटाने के लिए डी बढ़ाया, जब आपने डी बढ़ाया तब नई प्रॉब्लम आ गई जिसका नाम है बकलिंग इफेक्ट। तो ये है अनदर प्रॉब्लम। यानी आपने क्या किया? देखो, पहले यहाँ पे हमने प्रॉब्लम देखी बेंडिंग, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने डी को बढ़ाने का सोचा, तो डी को बढ़ाया तो अनदर प्रॉब्लम भाई बकलिंग इफेक्ट, यानी एक प्रॉब्लम सॉल्व करी दूसरी आ गई। तो अगर हम लोग होते हैं, हम लोग फिजिक्स के सम्स करने बैठे थे तो ऐसा होता है। देखो, एक सम सॉल्व किया, थोड़ी प्रॉब्लम आई, फिर दोबारा से वही किया, फिर दूसरी प्रॉब्लम आ गई। ऐसा प्रॉब्लम आता जाता भाई, प्रॉब्लम आती जाती, सॉरी आता जाता नहीं, आती जाती, प्रॉब्लम आती जाती रहती है। बट हमें उस प्रॉब्लम का कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन। तो साइंटिस्ट किसे कहते हैं? हम कहते हैं साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो प्रॉब्लम से हार नहीं मानते। ये एक और प्रॉब्लम आई तो फाइनल सॉल्यूशन बना। फाइनल बच्चों क्या बना? सॉल्यूशन। देखो, अब दुनिया में एक ये शेप चल रहा है जो हर जगह ब्रिज में आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा शेप? आई। यहां पे देखा गया कि जब ये बकलिंग इफेक्ट आती है तो तब उसमें अगर ऐसा कर दिया जाए जिससे डी तो बढ़ गया, डी बढ़ गया यानी बेंडिंग कम हो गई, और यहां से जगह थोड़ी सी हटा दी मटेरियल की,
तो बकलिंग इफेक्ट भी कम हो गई, क्योंकि जो ये जो लोड यहाँ पे बढ़ जाता था वो अब दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आया? फाइनल सॉल्यूशन समझ में आया आप लोगों को? फाइनल सॉल्यूशन आई शेप, यस। कहां देखा है आपने आई शेप? सोचो। रेलवे के जो ट्रैक्स है ना, उनको ध्यान से देखना। ट्रेन जिस पे चलती है वो शेप्स कोई ऐसा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप नहीं होता है, उसका यानी ऐसा ही शेप होता है, बीच में से थोड़ा मटेरियल कट होता है, यानी फाइनली वो आई जैसा दिखता है। यस और नो मैसेज करो किसी ने ध्यान से देखा हो तो। मैंने देखा है, आपने भी देखा है, आप लोगों ने देखा है, यस देखा है ना, ऐसा शेप होता है। अच्छा, बकलिंग का एक और एग्जांपल देता हूं। बकलिंग का, अभी बच्चों उत्तरायण आती है, तो उत्तरायण में आपको पता है कि वो कई बच्चे पतंग लूटने चलते रहते हैं। क्या करने रहते हैं? पतंग लूटने जाते रहते हैं। तो वो पतंग लूटने जब जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, उनके हाथ में एक बड़ी डंडी होती है। तो वो डंडी वो बहुत हाइट होती है, तो वो सीधी नहीं होती, बेंड हो जाती है ड्यू टू इट्स ओन वेट। वो बकलिंग इफेक्ट होती है, हाँ के ना? यस। चलो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन बच्चों, डन। ओके, अब लास्ट पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इस चैप्टर में फाइनली हम ये भी देखेंगे कि इस दुनिया का, हमारी जो पृथ्वी है उसका हम बात करें, हमारी जो दुनिया पृथ्वी है उसमें जो माउंटेन जो है उनके कुछ, आप माउंटेन के नाम भी सुने होंगे आपने, तो आपको पता है सबसे हाइट में ज्यादा लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन सा पहाड़ है? कौन सा माउंटेन है सबसे लंबा? बताओ, कौन सा माउंटेन है सबसे लंबा, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है? और सभी माउंटेन की शेप्स तो यही होते हैं। यस, माउंट एवरेस्ट। सबको पता है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, पता तो है, कितनी हाइट है ये बताओ? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। आसमान की और धरती की हाइट जान, फिर वो भी आसमान 8,000 मीटर। आगे और 8,000 किलोमीटर। ओ नहीं, किलोमीटर नहीं किलोमीटर नहीं हुई, 8,800। हाँ, ये राइट आंसर आया। यस, 8,848 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 8,000 किलोमीटर नहीं, मीटर है। हाँ, यस यस यस, ओके ओके, 8,848 किलोमीटर, यानी हमारा जो माउंट एवरेस्ट है भाई, उसकी मैक्सिमम हाइट, यानी उसकी हाइट है 8,848 मीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर या 8.5 किलोमीटर, आप जो भी मानो, या फिर 8.8 किलोमीटर लिख सकते हो। एग्जैक्टली 8.848 किलोमीटर। यस, इतनी होती है। तो हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आएगा। एक तो खुशी की बात ये होती है कि भाई ये इंडिया में, इसलिए थोड़ा गर्व महसूस होता है कि सब दुनिया का सबसे हाई, ज्यादा लंबा जो माउंटेन है वो इंडिया में। दूसरी बात ये होती, क्यों मैक्सिमम हाइट इतनी है, ये भी तो क्वेश्चन होता है। तो यहां का आपको पता है ये रॉक्स से बना होगा। चलो ओके, तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी, इलास्टिक स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। वो 300 इंटू 10⁻⁷ मान लो पास्कल, इतनी है। कितनी है? 300 इंटू 10⁻⁷। देखो एनसीईआरटी में क्या यही है, 300 इंटू 10⁻⁷। ये स्ट्रेस है उसकी, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ रॉक्स वो 3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसकी ये जो अरेंजमेंट है,
ये अरेंजमेंट के कारण प्रेशर डेवलप होगा। दैट प्रेशर इज रो जी एच, आपको पता है, और वो उसकी स्ट्रेंथ, जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है उसके बराबर होना चाहिए, नहीं तो ये जो पहाड़ है ये इतनी हाइट अटेन नहीं कर पाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा? देखो, इसका यूनिट भी पास्कल, और प्रेशर का जो इससे डेवलप हो रहा है नीचे, जो प्रेशर डेवलप हो रहा है दैट इज रो जी एच। हाँ के ना? बताओ। रो जी एच प्रेशर है, इस हाइट के कारण नीचे ग्राउंड पे डेवलप हो रहा है, और वही स्ट्रेस होगा ना, जो प्रेशर है वही स्ट्रेस होगा। तो H बराबर क्या लिखा जाएगा? सिग्मा अपॉन रो जी। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? मैसेज नहीं आया मेरे को। क्या बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है? सिग्मा अपॉन रो इंटू जी समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। रो जी एच इज द प्रेशर, प्रेशर का यूनिट पास्कल। सिग्मा इलास्टिक स्ट्रेंथ बोल दो या स्ट्रेस बोल दो, उसका यूनिट भी पास्कल, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, H को सब्जेक्ट बनाया और वैल्यू पुट की, तो H बराबर हमें मिलेगा भाई सिग्मा की वैल्यू 300 इंटू 10⁷ अपॉन रो की वैल्यू 3 इंटू 10⁵ इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, ये गया, ये यहां पे 10 आ गया, ये 8 माइनस 3 7 प्लस 1 8 8 माइनस 3 कितना होता है? 5, ये मीटर, यानी आप लिख सकते हो 10⁵3 निकाल दो। समझ रहे हो कि नहीं? सही आ रहा है कि कुछ गलती करी है? देखो तो 0 0 गया, 30 10, अच्छा ये 3 7 8 5, हाँ तो 10⁵2 किलोमीटर, यानी कुछ गलती है कैलकुलेशन में। देखो तो क्या गलती है? अच्छा यहां पे 30 है, यस मैसेज आया यहाँ पे 30 है, मैंने इसीलिए तो बोला आप एनसीईआरटी में चेक कर लो, कुछ वैल्यू गलत लिखी हो तो। यहाँ पे 30 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 3 कट हो जाएगा 7, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा था, 30 आएगा, 30 इंटू 10⁻⁷। ओके, तो बच्चों कितनी हाइट मिली? 10 किलोमीटर। यानी हम एवरेज हाइट या अप्रोक्सीमेटली जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हम देखें तो मैक्सिमम हाइट कितनी किलोमीटर, और इसकी कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर। तो अब समझ में आया क्यों मैक्सिमम हाइट 10 हो सकती है? हाँ के ना बोलो, मैसेज करो यस और नो। हाँ यस 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 बिल्कुल। हाँ ये रो जी एच बराबर सिग्मा लगा दिया, तो जो माउंटेन है उसकी ये थर्ड एप्लीकेशन थी हमारी, माउंटेन वाली। माउंटेन की बात समझ में आ गई आपको? माउंटेन की हाइट मैक्सिमम 10 किलोमीटर हो सकती है, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन, और 9 किलोमीटर के आसपास तो है ही। ठीक है, चलो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, और आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है।